गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन के बाजार पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलवंत जैन साहब, जो कि सीएफओ हैं अपना पैसा के। नमस्कार बलवंत साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और देखते हैं आज क्या खास रहने वाला है। बलवंत जी, आइए देखते हैं जिस तरह से जो क्वेरीज आई हैं उसमें फर्स्ट सेगमेंट स्पेसिफिकली होम लोन संबंधित क्वेरीज पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। होम लोन एग्रीकल्चरल इनकम है इंडिविजुअल की, उस पर वो होम लोन लेना चाह रहे हैं, तो इसमें तमाम इश्यूज रहने वाले हैं, इस पर बातचीत होगी। साथ ही रीपेमेंट संबंधित कुछ इश्यूज हैं, इसका जायजा लिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम देखें टैक्स रिबेट, एक होम लोन ऑलरेडी है, एडिशनल होम लोन लिया जा रहा है एक अतिरिक्त, और उसमें भी टैक्स रिबेट संबंधित क्वेरी है, तो इस पर भी बातचीत होगी। और जहन में आपके प्रश्न हैं, अगर आप लोन संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन संबंधित कोई भी क्वेरी है, तो अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। हमारा जो नंबर है स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, मोबाइल के मैसेज बॉक्स में आप टाइप करें कर्ज, स्पेस देने के बाद प्रश्न, अपना नाम और जहां से आप पूछ रहे हैं, और हमें डिटेल्स 57575 पर SMS करें। आइए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। आशीष शर्मा जी का पहला प्रश्न जो हम इंक्लूड कर रहे हैं वो साहिबाबाद से है। आशीष जी नमस्कार, बताइए, आप सवाल बताएं। हाँ जी सर, मेरे को ये पता करना था कि मेरे फादर ने 1 अक्टूबर 2003 में बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लिया था जी। ये सर 9% पे था, फिक्स फैकल्टी ऑप्शन के अंडर, और 25% मार्जिन के साथ। तो सर मेरे को ये पता करना है कि उनकी डेथ हो गई थी 2008 में। ओके, वी आर सॉरी बॉस, जी बताइए। हाँ जी सर, तो उसके बाद हमने उसकी पेमेंट कंटिन्यूसली नहीं की थी EMI के थ्रू, बट हमने 1,60,000 एक साथ हमने जमा कराया था। ओके। और उसके बाद बैंक ने हमें 2,33,000 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट बताया गया था, ये अभी फरवरी का। अच्छा। तो जब हम उसको सबमिट कराने के लिए गए तो उन्होंने उसके अलावा हमें इंटरेस्ट वगैरह और ऐड कर दिया है, और उसका 3,69,000 समथिंग हमसे भी और वो मांग रहे हैं। ओके, तो आप मुझे ये पता करना है कि सर इसके अंदर हमें क्या इंटरेस्ट में रिबेट मिल सकता है, या आप इसको पूरा लमसम एक बार में आप इसको रीपे करना चाह रहे हैं पूरा? हाँ जी सर, मैं इसको पूरा खत्म कराना चाहता हूँ सर, लेकिन वो इसमें इंटरेस्ट हमारा कुछ भी हमें रिबेट नहीं दे रहे हैं उसमें। आपको राय दिलवाते हैं बलवंत साहब, जिस तरह से लोन जो लिया, जैसे इन्होंने मेंशन किया, वो पहले से चला रहा था, अब इसको रीपे करना चाह रहे हैं और वन गो में, चलिए अच्छा है। लेकिन जिस तरह से इंटरेस्ट की बात कह रहे हैं, वो तो बैंक का अधिकार है, उस प्रकार से वो किस तरह से कॉल लेता है, क्या इसको कंसिडर करता है या कैसे वो आगे बढ़े, वो बैंक का एक डिसीजन रहेगा इसको लेकर। उस प्रकार से अगर हम देखें कोई वैसे रूल तो नहीं है, लेकिन कैसे ये मतलब इस ऐसे केसेस में क्या बैंक कंसिडर भी कर लेते हैं? कैसे आप समझाना चाहेंगे, कैसे आगे बढ़े? देखिए सौरभ जी, इनका क्वेश्चन से मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोग ये एक साथ इतना पूरा पेमेंट कर देंगे तो बैंक हमको कोई रिबेट वगैरह देगी या इंटरेस्ट में वेवर वगैरह देगी। तो नॉर्मली बैंक ये प्री पेमेंट में, फोरक्लोजर में, ऐसे केसेज में देती, ये रिबेट वगैरह नहीं देती है। पर चूंकि ये स्पेसिफिक केस है, इनके फादर की डेथ हुई है, तो बैंक को रिक्वेस्ट करे और तो बैंक प्रोबेबली सिंपैथेटिकली कंसीडर कर सकती है, और पार्शियली जो है इंटरेस्ट जो इसमें जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उसमें वो पार्शियली वेव कर सकती है। तो उनको बैंक को सिचुएशन जाके एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। जी, आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन वो कॉल फिर बैंक की होगी। जनरली तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपके केस में आपका उनके साथ किस तरह के रिलेशन रहे हैं, ओवरऑल क्या कुछ है और कितना वो कंसिडर कर पाते हैं, वो देखने वाला रहेगा। तो बैंक से ही आप संपर्क स्थापित करें और वो ही इसमें फिर फाइनल कॉल ले पाएंगे। अगला प्रश्न आइए हम लेते हैं। अगला सवाल जो हम ले रहे हैं वो गपनगाज हुसैन साहब का है, गुड़गांव से है। हुसैन साहब स्वागत है आपका, बताइए, आप सवाल बताएं। सर हेलो जी, बताइए हुसैन साहब। सर मेरी एग्रीकल्चर लैंड है। कहाँ पर है? वो डिस्ट्रिक्ट हाथरस में आती है। करंटली नेम इज महामाया नगर। ये उत्तर प्रदेश में? हाँ, उत्तर प्रदेश में आती है ये। जी, तो आप बताइए गुड़गांव से आप जो और क्या जानना चाह रहे हैं? फादर के नाम है ये। ओके। फादर की एनुअल इनकम है वो अप्रोक्सीमेट 5 to 8 लाख में आ जाती है, क्योंकि मेरे पास ट्रैक्टर भी है और भी अदर सोर्सेज भी हैं जो फार्मर्स के होते हैं। ये मतलब आप जो बता रहे हैं जो कृषि भूमि पर, क्योंकि इसमें जो आय रहेगी वो उस तरह से फिक्स तो नहीं रहती है। फादर एग्री है, फादर को कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। फादर यानी अगर उन्हें एज ए गारंटर रखा जाए या एज ए मेरे साथ जॉइंट में रखा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये रिटर्न्स वगैरह फाइल, क्योंकि इसमें अगर हम देखें टैक्स भी नहीं होता है। एग्रीकल्चर लैंड में कोई रिटर्न फाइल नहीं किया जाता। हाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर उसमें इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, तो उस तरह से आप बैंक को मतलब कैसे समझाएंगे, वो कैसे आप किस तरह से प्रूफ कर पाएंगे कि इतनी इनकम है? उसके समझाने के लिए जो तहसीलदार जो SDM के थ्रू खतौनी एंड खसरा
उनके थ्रू इनकम सोर्स ऑफ इनकम डिसाइड किए जाते हैं कि अच्छा, इनकी इतनी इनकम है और इस समय खेतों में ये फसल खड़ी हुई है, इससे इनकी इतनी इनकम हो सकती है। ओके, आपने उसके क्या अलावा जो बैंक देखता है कि इनके जैसे कि डेयरी उद्योग से आपको कितना लोन चाहिए? आप जो होम लोन के लिए बात कर मेरे रहे को हैं, 15 से 20 लाख के अराउंड लोन चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी आपने देखी है जिसके लिए आप ये बात कर रहे हैं? मैं रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है जो कि गुड़गांव में ही आती है। गुड़गांव में, ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सवाल है, लेकिन जैसे आपको और मालूम है, अप्रोक्सीमेट जिसकी कॉस्टिंग 20 लाख है, बट मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 14 to 16 लाख है। आप खुद क्या करते हैं हुसैन साहब? मैं रियल एस्टेट में जॉब करता हूँ। आपको राय दिलवाते हैं, क्योंकि आपने जैसे खुद ही का एग्रीकल्चर इनकम जो है इसमें जिस तरह से वो टैक्सेबल नहीं होती है, उसको एक अपनी बड़ी डिबेट है, लेकिन आपके जो हम प्रश्न है उस पर आइए आपको राय दिलवाते हैं। बलवंत साहब, आपने इनसे विस्तार से सुना जिस तरह से ये स्पेसिफिक क्वेरी है, आप कैसे समझाना चाहेंगे? क्योंकि इसमें तमाम इश्यूज रहने वाले हैं और कंफर्ट लेवल पता नहीं कितना बैंक का जिस प्रकार से रहता है, और जिस तरह से बता रहे हैं ये इस बेसिस पे ये आगे कन्विंस कर पाएंगे कि इतनी इनकम है, क्या उससे बैंक कन्विंस हो पाएगा? कैसे आगे बढ़े? देखिए हुसैन साहब, ऐसा है कि बैंक लैंड करने के पहले देखना चाहेगी कि आप उसकी लोन को सर्विस कैसे कर पाओगे, उसका इंटरेस्ट कैसे पेमेंट कर पाओगे, उसका जो प्रिंसिपल है उसका रीपेमेंट कैसे कर पाओगे। और बैंक के पास नॉर्मली जो आपकी इनकम का प्रूफ एज इनकम टैक्स का रिटर्न ही रहता है, पर चूंकि आपके फादर एग्रीकल्चरिस्ट है और वो शायद इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरते हैं, तो इनकम प्रूव करना नॉर्मली डिफिकल्ट होगा। पर दूसरे रास्ते हैं जिससे आप बैंक को जाके प्रूव कर सकते हैं। जैसे बैंक में अगर आपकी रेगुलर डिपॉजिट्स हो रही है और जो कहीं पे आगे और कहीं इन्वेस्ट होने में यूज हो रही है, या इसके अलावा आपका जैसे मंडी की रिसीट जहां आपने अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह सेल की है उसकी रिसीट हो, या तहसीलदार के यहाँ भी जो लगान वगैरह भरते हैं उसकी रिसीट हो, और उसके बेसिस पे अगर इनकम एस्टैब्लिश हो जाती है तो बैंक आपको लोन दे सकती है। और जितनी आपकी जैसे इनकम बताई आपने फादर की, और अगर वो एज ए गारंटर को बोरोर ज्वाइन करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको जितना ये लोन चाहिए उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये जैसे खुद रियल एस्टेट कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं, तमाम चीजें बैंक देखेगा, इनका भी एग्जैक्टली ये अगर खुद रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को लेकर भी काफी सारे कंसर्न्स रहे हैं, साथ में एग्रीकल्चर का भी उन्होंने जिक्र किया। तो बलवंत साहब, आगे बढ़ने में मतलब कुछ कठिनाइयां भी हो सकती हैं, आप मानते हैं? नहीं, अगर वो जैसे इनका खुद का तो रियल एस्टेट का बिजनेस है, ये तो खुद का इनकम टैक्स का रिटर्न भरते ही होंगे, तो उसमें तो इनको तो मतलब इनकी इनकम के बेसिस पे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। पर एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर ये इनके फादर को अगर को बोरोर ज्वाइन करवाते हैं और उसके फादर की एग्रीकल्चर इनकम अगर एस्टैब्लिश हो जाती है, जैसे मैंने 2-3 चीजें बताई है कि तहसीलदार का जो लगान की रिसीट वगैरह है, या जो मंडी है, मंडी में अगर ये उपज उन्होंने बेची है उसकी रिसीट है, या फिर बैंक में रेगुलर अगर डिपॉजिट हुआ है पैसा और जिसका कहीं यूज हुआ है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए अब अगला सवाल लेते हैं जो महाराष्ट्र से है, सुशांत जी का है। बताइए, आपका स्वागत है, प्रश्न बताएं। हाँ, नमस्ते सर। जी बताइए। नमस्कार। हाँ सर, एक्चुअली मैंने होम लोन लिया है 8 लाख रुपए का सोसाइटी से जी। तो बैंक से मुझे 4 लाख रुपए और चाहिए थे, तो बैंक देने के लिए तैयार है लोन, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या मैं दोनों तरफ मतलब इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है क्या मुझे? ओके, आप जो रनिंग आपका है उसमें ऑलरेडी आप अवेल कर रहे हैं ये? नहीं सर, मैंने इसी साल लिया, अप्रैल में चालू किया था वो लोन। अच्छा, तो हाँ, और अभी मेरे को बैलेंस पेमेंट 4 लाख रुपए करना है। आपको आइए राय दिलवाते हैं उसमें कि आप जिस तरह से टोटल आपका जो लोन होगा उसके लिए अगर बैंक आपको जिस तरह से आप बता रहे हैं जहां से आप ले रहे हैं, अगर वो उसको देने के लिए रेडी हैं और आप एलिजिबल हैं, तो फिर इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट जिस तरह से रहता है वो ATC हो या इंटरेस्ट 24B में, बलवंत साहब आपको बताएंगे किस तरह से ये एग्जैक्टली वर्क करेगा। बलवंत साहब। सुशांत जी, ऐसा है कि इनकम टैक्स में होम लोन के 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो जैसे जब आप रीपेमेंट करते हैं तो उसका सेक्शन 80C में रीपेमेंट का बेनिफिट मिलता है, पर जो 80C का जो रीपेमेंट है वो आप अगर कोई स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बैंक है, आपकी एम्प्लॉयर कंपनी है, या ऐसी बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे अगर आपने बोरो किया है तो ही रीपेमेंट का आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे लग रहा है उन्होंने कोई सोसाइटी से बोरो किया, अगर वो सोसाइटी होम लोन देने के बिजनेस में अगर एंगेज्ड नहीं है तो इनको ये रीपेमेंट का जो बेनिफिट है वो सिर्फ बैंक के लोन के ऊपर ही मिलेगा,
और दूसरा जो इंटरेस्ट पेमेंट का जो बेनिफिट है जी। वो ये जो दोनों जगह से लोन लेके उस पर इनको ये बेनिफिट मिल जाएगा। परंतु उसके लिए उनसे जो लेंडर है, जैसे क्रेडिट सोसाइटी है और जो बैंक से दे रहे हैं, बैंक से उनको सर्टिफिकेट लेके रखना पड़ेगा। जी बलवंत और जी। जो लिमिट है, अगर उनका घर उस घर में खुद ही रह रहे हैं तो उनको 1.5 लाख रुपए तक का ही इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। परंतु अगर ये घर उन्होंने कहीं किराए पे दिया हुआ है तो जितना इंटरेस्ट ये चुका रहे हैं ये दोनों लेंडर को, वो पूरा का पूरा इनकम टैक्स में बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। जी का प्रश्न लेते हैं जो कि गोरखपुर से है, अनिल सक्सेना साहब का है। अनिल साहब बताइए। गुड इवनिंग सर। सर मेरी उम्र 24 साल है जी। और मैं 50,000 रुपए लोन चाहिए, मुझे बाइक खरीदना है। 2.4 लाख मेरा सालाना इनकम होता है। ओके, तो आप कहाँ किसी प्राइवेट फर्म में हैं? जी सर। आप कितने समय से हैं वहां पर? अभी 1.5 साल हुए हैं। क्या इससे पहले कोई लोन लिया आपने? नहीं, कोई लोन नहीं है इससे पहले। ओके, आपका इस पर दिलवाते हैं। बलवंत साहब, जिस तरह से ये स्पेसिफिकली टू व्हीलर मार्केट में काफ़ी सारे ऑफर्स हैं, बहुत कुछ अगर आप देखें ये स्पेसिफिकली आप किस तरह से बताना चाहेंगे, और इनफैक्ट ये जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स भी रहने वाली हैं, ये कितना % तक फाइनेंस हो जाएगा और कैसे आप बताना चाहेंगे किस तरह से आगे बढ़े, रीपेमेंट भी किस तरह से रहेगी? देखिए सक्सेना जी, ऐसा है कि 2 व्हीलर के लिए बैंक नॉर्मली 1 लाख रुपए तक का लोन देती है और उसमें भी आपको 20% से 15% के बीच में खुद का मार्जिन लगाना पड़ेगा। और इसमें HDFC के अलावा दूसरे अपनी पब्लिक सेक्टर बैंक भी एक्टिव है। कॉरपोरेशन बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11.5% के आसपास है, वो सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव है। और जो रीपेमेंट का टर्म है वो 12 महीने से लेके 48 महीने के बीच में होगा। वो डिपेंड करता है आपका और बैंक दोनों की कंफर्ट लेवल के ऊपर। जी अच्छा, इसमें जैसे आपको स्पेसिफिकली 50,000 जैसे आपने का जो बताया लोन है, ये जो 1 लाख का अपर लिमिट जिस तरह से है, क्योंकि कई आजकल हम देखें बाइक मार्केट में भी कई सारी एक्सपेंसिव बाइक्स हैं, तो अगर जैसे इन्होंने तो स्पेसिफिकली जो आपने बताया कुछ ऑफर्स हैं स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, बाकी भी उसके लिए मतलब एक बैंक्स का जो अपर लिमिट रहेगा इसमें वो 1 लाख तक का ही इसमें लोन सैंक्शन होगा। हाँ, नॉर्मली बैंक 2 व्हीलर के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं देती है। वैसे मार्केट में तो बहुत महंगी बाइक भी मिलती है, पर बैंक कंफर्टेबल नहीं है ज्यादा लोन देने में। और इनकी जो इनकम है उसके बेसिस पे उनको 50,000 का लोन आराम से मिल जाना चाहिए। जी, तो ऑल द बेस्ट, इस तरह से आप आगे बढ़ें। ये कुछ ऑफर्स जो हैं मार्केट में वो स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं जो कुछ इस समय मार्केट में उपलब्ध है। अगला प्रश्न आइए लेते हैं। अगला सवाल अभिजीत अवस्थी का है, राय बरेली से इस सवाल है, एजुकेशनल लोन संबंधित क्वेरी है। आइए स्क्रीन पर इसको टच करते हैं। एग्जैक्टली इनकी क्वेरी क्या है ये इन्होंने बताया है। ये कहीं वर्किंग है, इनकी मासिक आय है और कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए MBA करना चाह रहे हैं। इनको लोन चाहिए, एजुकेशनल लोन 1 लाख, बट इन्होंने बताया कॉरेस्पॉन्डेंस। वैसे देखें 1 लाख जैसे मेंशन किया बलवंत साहब, वैसे तो अगर जनरल कैटेगरी हो तो उसमें जिस तरह से 4 लाख तक के लोन पर कोई कोलैटरल की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आप बस को बोरर जिस तरह से पेरेंट्स को बनाएं, आगे बढ़ें, और उसमें जिस तरह से काफ़ी आसान शर्तें हैं। लेकिन ये बेशक अगर हम रकम के हिसाब से देखें तो उस कैटेगरी में है, लेकिन इन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस का जिक्र किया है, तो ऐसे में क्या कुछ विकल्प हैं? देखिए सौरभ जी, अवस्थी जी के पास में चूंकि उनको कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए लोन चाहिए तो ज़्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि बैंक से ना कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या पार्ट टाइम कोर्स के लिए एजुकेशन लोन देने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। फिर भी डिपेंड करता है आपका बैंक के साथ क्या रिलेशनशिप है और बैंक की अपनी मर्जी, उनके डिस्क्रेशन पर डिपेंड करता है। और बैंक अगर जैसे आपको ये पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए लोन नहीं मिलता है तो मेरा सजेशन रहेगा कि ये या तो पर्सनल लोन ले सकते हैं या कोई सिक्योरिटी वगैरह हो उसके अगेंस्ट में ये लोन ले सकते हैं। पर चूंकि एजुकेशन प्रॉपर एजुकेशन लोन लेते हैं उसमें उनको हॉलीडे का पीरियड रहता है। एजुकेशन कंप्लीट होने के 6 महीने बाद में उनका रीपेमेंट शुरू होता है। वो हॉलीडे पीरियड है ना, ये पर्सनल लोन वगैरह या लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी वगैरह लेंगे तो उसमें उनको अवेलेबल नहीं होगा और उनका रीपेमेंट उनको इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा। जी, और इनफैक्ट उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रहने वाला है, तमाम और इश्यूज रहेंगे, क्योंकि एजुकेशन लोन को लेकर तो काफ़ी आसान शर्तें हैं जिस पर वो दिया जाता है। लेकिन एनीवेज आपके जिस तरह से जिसके लिए आप लेना चाह रहे हैं उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो जो विकल्प हैं उसके जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कहीं वर्किंग भी हैं तो वो भी आप देखिए कहाँ पर आपका सैलरी अकाउंट है, अगर कुछ वर्कआउट कहीं से हो सके तो उस तरह से आप आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कुरुक्षेत्र से है, सौरभ मेहंदी रता का ये प्रश्न है, पर्सनल लोन पर है। नमस्कार, बताइए आप, प्लीज सवाल बताएं। सर ऐसे है सर, मैं 4 साल से इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ और मेरी जो एज है 21 है।
तो जब मैं जी। 14 साल की उम्र का था तभी से काम करने लग गया था, और मेरा बुक सप्लाई का बिजनेस है अब। अच्छा, अच्छी बात है। आप बुक्स जी बताइए। सर मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, और मैं इनकम शो करता हूँ अपनी 2,10,000 रुपए, लेकिन मेरे को अब तक कोई बैंक ऐसा नहीं दिख रहा जो मेरे को पर्सनल लोन दे, और मैंने किसी अच्छा। से 4 लाख रुपए 5% इंटरेस्ट पे महीने के पकड़े हुए हैं। अच्छा, ये बुक्स जो आप कह रहे हैं सप्लाई करते हैं, कहाँ करते हैं, कब से हैं एग्जैक्टली ये? सर मैं पूरा जीटी रोड कवर करता हूँ, आपका दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक, आपको हर एक दुकानदार मेरे को जानते हैं। लेकिन आपको बताएं, पर्सनल लोन को लेकर तमाम इश्यूज रहते हैं। उसमें बैंक्स काफ़ी सारी चीज़ें आजकल देखते हैं, उसमें कंफर्ट लेवल भी जो है बैंक्स का काफ़ी कम रहा है। जो पिछले दिनों का एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी चीज़ों को चेक करके फूंक कर कदम रखते हैं। लेकिन आपके केस में आप किस तरह से आगे बढ़ें, आइए बलवंत से आप साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कैसे आप आगे ले जा सकते हैं। जिस तरह से आपको लोन की आवश्यकता है, पर्सनल लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, और साथ में जिस तरह से इजीली अवेलेबल भी इतना नहीं है, वो केस टू केस डिपेंड करता है। बलवंत साहब बताइए, क्या आप इनको आगे की राह दिखाना चाहेंगे? ये काफ़ी इसमें ट्राई कर रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, क्या आप राय देंगे? देखिए सौरभ जी, ऐसा है, एक तो पर्सनल लोन बिना सिक्योरिटी के देती है, भले बैंक की उसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है, तो बैंक ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है पर्सनल लोन देने में। प्लस ये कुरुक्षेत्र में है, मतलब कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है जहाँ पे ये बड़ी जो बैंक्स वगैरह जो पर्सनल लोन मार्केट में एक्टिव है उनकी कोई ब्रांचेज वगैरह होगी। तो मेरा तो सजेशन रहेगा कि अगर उनके पास में गोल्ड वगैरह हो तो गोल्ड के अगेंस्ट में वो लोन ले सकते हैं, जिसमें बैंक या जो एनबीएफसी है वो आपको 90% जो मार्केट वैल्यू है आपके गोल्ड की उस तक आपको इनफैक्ट लोन दे देगी। और जैसे मन्नापुरम है, मुथूट फाइनेंस है, एचडीएफसी है, ये सब लोग एक्टिव है, तो आपको और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12% से 26% के बीच में है, जो डिपेंड करता है आप किससे बोरो करते हैं। तो मेरे हिसाब से पर्सनल लोन मिलने में तो थोड़ी मुश्किल रहेगी, पर अगर इनके पास गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह अगर रखने को तो वो बहुत जल्दी प्रोसेस, लोन भी जल्दी प्रोसेस हो जाता है और मिल जाएगा इनको। जी देखते हैं, क्योंकि गोल्ड एग्जैक्टली है कितना है, रखना चाहते हैं नहीं, वो तमाम इश्यूज रहेंगे। और भी विकल्प रहेंगे, अगर कहीं एफडी वगैरह उसके अगेंस्ट भी मिलता है लोन, अगर आप बढ़ना चाहें और विकल्प तलाशने की कोशिश करें। और पर्सनल लोन में जिस तरह से बैंक का कंफर्ट लेवल कम है, कुछ और बैंकों को भी अप्रोच करें, देखें, नहीं तो ये कुछ और विकल्प हैं जिन पर आप गौर कर सकते हैं। ये लास्ट सेगमेंट और आखिरी प्रश्न लेते हैं जो कि असम से है, अमित कुंपावत साहब का है। गुड इवनिंग मिस्टर अमित, बताइए आप अपनी क्वेरी। जी बताइए मेरा प्लीज। सवाल है कि मैं एक्चुअली एक हाउसिंग लोन लेना चाहता हूँ फ्लैट खरीदने के सिलसिले में। जी तो 19 या 20 लाख के करीब का मैं लोन लेना चाहता हूँ। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे कम कौन सी बैंक ऑफर कर रही है अभी रेट, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि कौन सी बातों का मुझे ध्यान रखना जरूरी होता है। ओके, अच्छा आपका प्रश्न है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल आपको बाकी व्यूअर्स को भी अपने आप में देखें ये एक इंफॉर्मेटिव रहेगा। बलवंत साहब, जिस तरह से इन्होंने बताया जो ऑफर्स हैं वो कुछ स्क्रीन पर रहेंगी बताएं, और इनफैक्ट ये जब आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते समय रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देखता ही एक इंडिविजुअल, जैसे इन्होंने कहा सबसे सस्ता कहाँ है, या इनफैक्ट उसमें प्री पेमेंट को लेकर क्या चार्जेस हैं, जैसे हमने अभी लोन का जो आज फंड है उसमें भी रन किया, या इनफैक्ट ये भी कहा जाता है पिछला रिकॉर्ड भी देख लें, क्योंकि कई बैंक्स काफी अग्रेसिव रहे हैं। रेट हाइक जब रिजर्व बैंक ने किया तो इमीडिएटली पास ऑन किया, जब कम किए तो उतने कम नहीं किए। मतलब आप किस तरह से इनको समझाएंगे, कैसे ये आगे बढ़ें? अमित जी, देखिए ऐसा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जहाँ तक सवाल है, मोटा मोटी आपको 10.25% से 11-11.5% के बीच में जो फ्लोटिंग के बेसिस पे मिलेगा। और ज़्यादा कंपेयर करने के लिए आप अपना पैसा.com साइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो उनका जो दूसरा प्रश्न है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा उनको और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए या किस चीज़ को वो नेगोशिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो जो नेगोशिएट सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन है वो प्रोसेसिंग फीस है। मतलब अगर आप अपफ्रंट ही अगर बैंक से नेगोशिएट करेंगे तो जो प्रोसेसिंग फी वो कोट करते हैं वो नेगोशिएट होती है और आप उसको इवन नील लेवल तक भी ला सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको नेगोशिएट करनी चाहिए अपफ्रंट है वो प्री पेमेंट चार्जेज। नॉर्मली जब भी आप लोन रीपेमेंट करते हैं आपका टेन्योर कंप्लीट होने के पहले, तो बैंक आपसे प्री पेमेंट चार्जेज वसूल करती है, अनलेस आपने अपने खुद के सोर्सेज से पेमेंट किया हो।
पर अगर आप पहले से अगर नेगोशिएट किया हो तो कम से कम आप प्री पेमेंट की जो पेनल्टी लगती है उसको रिड्यूस करवा के अपने एग्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं। जी। इसके अलावा 2-3 चीजें हैं जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पहले से फिक्स होता है, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप केयर भी नहीं करते हैं कि आप पे लग जाएगी कहीं। जी, बलवंत जी। जैसे वो जो एग्रीमेंट वगैरह होता है उसकी स्टैंप ड्यूटी है, जो आर्किटेक्ट या जो वैल्यूअर वगैरह जो बैंक अपॉइंट करती है प्रॉपर्टी को वैल्यू करने के लिए, उसका जो फीस वगैरह है, या जो लीगल कंसल्टेंट है उसकी फीस वगैरह, तो वो जी, आपको बलवंत जी। अपफ्रंट बैंक के साथ डिसाइड कर देना चाहिए। राइट, और इनफैक्ट इन बातों पर आप ध्यान रखें, ये जरूरी रहेगा। और जो कुछ ऑफर्स हैं वो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। जिस प्रकार से आप आगे बढ़े, ऑल द बेस्ट। इसी नोट पर